तो पहला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है हमने। सबसे पहले देखो ये सी से जो लाइन जा रही है ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमने यहां ले रखा है कितना, थीटा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही बनाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब अगर हम देखें तो देखो ये जेड एंगल बन रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और ये भी जेड एंगल्स बन रहा है, यानी ये पूरा एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बना रहा है, जेड एंगल। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना है, थीटा एंड थीटा यानी कि 2 थीटा। तो ये वाला भी हो गया हमारा 2 थीटा। अब इतना बनने के बाद हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगा देंगे, हमारा रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम यहां से लेंगे कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एमसीपी या एमसीडी जो भी बोलो, ट्राइंगल एमसीडी या एमसीपी। क्यों? क्योंकि देखो ये सीडी और सीपी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, ये बहुत छोटा सा गैप होता है, ठीक है। तो सीडी बोलो चाहे सीपी बोलो बात एक ही है। तो हम लिख रहे हैं ट्राइंगल एमसीडी, इसमें क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू होगी कितनी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी कि एम डी अपॉन सी डी, ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि यहां पर थीटा स्मॉल होता है, ठीक है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, और अगर थीटा स्मॉल होगा तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा, एंड दैट इज व्हाट, एम डी बाय सी डी। तो ये हमारा थीटा इक्वल्स टू एम डी बाय सी डी आ गया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। फिर हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, कौन सा, एम एफ डी। तो अब है हमारा ट्राइंगल एम एफ डी, इसमें अगर हम देखें तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 2 थीटा। तो tan 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम डी बाई एफ डी, तो एम डी बाई एफ डी। फिर से थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो अगेन tan 2 थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 थीटा, एंड दैट इज व्हाट एम डी बाई एफ डी। तो यहां से मिलता है 2 थीटा इज एम डी बाई एफ डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब थीटा की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास 1 में थी, वो हम 2 में पुट अप कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 2 थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा एम डी बाई सी डी, और ये है एम डी बाई एफ डी। एम डी कट गया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2FD और ये CD वहां जाएगा तो CD। अब FD यानी कि ये रहा, ये क्या है हमारा, फोकल लेंथ होता है, ठीक है, और ये हमारा CD क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए FD की जगह हम लिख देंगे F और CD लिख देंगे R, तो R इक्वल टू 2 हमारा रिलेशन ऑब्टेन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन हम 2 तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना हुआ है उसको डिट्टो कॉपी कर दिया हुआ है उसकी तरह से करेंगे। उसके बाद दूसरा अपना एक शॉर्टकट मेथड करेंगे, जो जिसको पसंद आए वो उस मेथड से कर सकता है। तो ये जो है ना, बेसिकली इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि 10th में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड है वो मतलब जो मैथ्स वाले हैं उनको ज्यादा इजी लगता है। जिसको जैसा पसंद है कर लेना। चलो तो पहले डायग्राम डिट्टो कॉपी किया, अगर डायग्राम ना समझ में आए तो मैं अलग से पहले डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बता देते हैं अपन। ये फोकस हो गया, यहां ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल गई, अब जो पैरेलल रे जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, फोकस से, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रे पास करवा दी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाती है, ठीक है। इससे भी काम हो जाता है, बट टेक्स्ट बुक का करना है तो भाई कॉपी करना पड़ेगा। तीसरी रे बनाई है उन लोगों ने, ये जो पोल पर हिट कर रही है और ये भी रिफ्लेक्ट होकर यहीं से निकलेगी। तो हमारा जो इमेज है वो यहां पर बनता है, इसको हमने बोल दिया A डैश B डैश, ऑब्जेक्ट को नाम दिया हमने AB, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U। इमेज का डिस्टेंस जो है पोल से उसको हमने बोल दिया V,
और हमारा ये जो फोकस का डिस्टेंस है पोल से यानी कि फोकल लेंथ, इसको हमने बोल दिया f। इसके अलावा एक चीज और, ये c है ना, c यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो पोल से डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया r। तो ये सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। हाँ, एक r नहीं है तो ये भी अपन लिख देते हैं, ये r हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम समझने के लिए अब मैं इसको उड़ा दूंगा। ठीक है, उड़ाई देते हैं, चलो चलो भाई। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है ना, इस मेथड में ध्यान रखना होता है कि कौन से ट्राइंगल्स चुनने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स चुन रहे हैं। कौन से कौन से? ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A-B'। अब अगर ना याद आए कि कौन सा चुनना है तो इस चीज का ध्यान रखना, हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है। मिरर इक्वेशन V, U और F का रिलेशन देती है, तो V चाहिए रहेगा। V कहाँ है हमारा? ये है, यानी B'P का काम पड़ेगा हमको। U भी चाहिए हमको, U यानी क्या है तुम्हारा BP, तो BP का भी काम पड़ेगा। तो इस वजह से हमने ये ट्राइंगल चुन लिए, कौन से? ABP और A'-B'। बराबर है। अब बोलोगे और भी किसी ट्राइंगल में आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन देखो ये ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट का भी रिलेशन मिल जाता है इसमें, इसलिए यही ट्राइंगल सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेंगे। तो पहले दो ट्राइंगल ये चुनने हैं हमको, इसमें से एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर और दो ट्राइंगल चुनेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अगर बात करें तो हम यहां लिखेंगे A'-B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू B'-P अपॉन BP। अब यही क्यों लिखा हमने? दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आता है, ये तो पता ही होगा, आप 10th स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे। ठीक है, तो A'-B' अपॉन AB इज B'-P अपॉन BP आ गया। A'-B' अपॉन AB को हम ऐसे ही लिख के रखेंगे, B'-P और BP की वैल्यूज डाल देंगे। B'-P क्या है हमारा? V है, और BP कितना है हमारा? U है। ठीक है, ये हो गया, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अभी मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाई है। ठीक है, फिर हम चूज करेंगे कौन सा ट्राइंगल, दूसरे दो ट्राइंगल और चुनने पड़ेंगे। तो फिर से अब देखो यहां पर A'-B' और AB चुन लिया है, तो वापस जो दो ट्राइंगल चुनोगे उसमें भी A'-B' और AB आने चाहिए। तो वापस दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं सबसे सुटेबल ये वाले, कौन सा? ABC और ये A'-B'। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तो ले लेते हैं इसको। तो पहले है हमारा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A'-B'। अब इसमें A'-B' ऊपर लिखा था तो यहां फिर से A'-B' ऊपर ही लिखेंगे। तो A'-B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू, इस बार क्या आएगा यहाँ पर? B'-C अपॉन BC। ठीक है, तो यहाँ A'-B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू B'-C। ये B'-C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो अगर B'-C को अगर मैं नोटिस करूं तो ये कैसे मिलता है? देखो, PC माइनस PB', PC में से PB' निकाल देंगे तो B' मिल जाएगा। तो ये B'-C को मैंने लिख दिया क्या? PC माइनस PB'। फिर दूसरा कौन सा था हमारा? BC। BC कैसे मिलेगा? देखो, PB माइनस PC से, PB माइनस PC। ठीक है, अच्छा, अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो A'-B' अपॉन AB की वैल्यू हो जाएगी कितनी? PC यानी क्या है हमारा? ये PC तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी C सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो PC क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने यहां लिख रखा था। अच्छा, तो यहां पर अब देखो मैंने यहां भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाया था, यहां भी अभी तक कुछ किया नहीं। अब मैं वैल्यू सारी साइन कन्वेंशन के साथ अगर मैं डालूं तो सोचो कि ये जो V था हमारा P से लेफ्ट की तरफ, तो V किस में आना चाहिए था? माइनस में। U भी किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ, तो वो भी किस में आएगा? माइनस में। मैं दोनों में माइनस माइनस लगाऊंगा तो कट ही जाने वाला है, तो घूम फिर के तो यही आने वाला है। तो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। PC क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो PC की जगह लिख दूंगा मैं R, लेकिन सब लेफ्ट में है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा क्या? माइनस R माइनस PB'। PB' क्या है हमारा? ये इमेज डिस्टेंस था, ये क्या हो गया? V, लेफ्ट में है तो माइनस V, तो यहां आ जाएगा माइनस V। फिर PB क्या है हमारा? PB ये पूरा U है हमारा, तो उसको क्या लिख दूं मैं? माइनस U, फिर फॉर्मूले माइनस है। PC क्या है हमारा? फिर से R, पर वो भी किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में। तो हो गया माइनस R प्लस V, और ये हो गया माइनस U प्लस R, A'-B' अपॉन AB। तो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। दोनों को कंपेयर कर दें तो फ्रॉम 1 एंड 2
v बाई यू इज माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा v इंटू माइनस यू प्लस आर, और ये हो गया u इंटू माइनस आर प्लस वी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस यू वी। अब ये यू वी वाले एक साइड ले लेते हैं और वी आर यू आर एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया वी आर माइनस यू आर इधर आएगा तो प्लस यू आर हो जाएगा, माइनस यू वी वहां जाएगा तो यू वी प्लस यू वी इक्वल्स टू कितना हो गया 2uv, और यहां से वी आर प्लस यू आर हम लिख सकते हैं। अब यहां के आगे तुम चाहो कई तरीके से अलग अलग मेथड लगा के हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो क्या करें अपन, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ बताओ बताओ। दो तरीके हैं, या तो अपन क्या करते हैं ना, यूवीआर से पूरे इक्वेशन को एलएचएस आरएचएस दोनों में डिवाइड कर देते हैं तो भी काम हो जाएगा, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, आर कॉमन लेके भी जा सकते हैं। काम करते हैं दोनों तरफ डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस बाय यूवीआर, तो क्या हो जाएगा, ये वीआर है इसके नीचे भी यूवीआर आ जाएगा, यूआर है इसके नीचे भी यूवीआर आ जाएगा, और ये 2uv है इसके नीचे भी uvr आ जाएगा। uv कट गया, r और u कट गया, v और r कट गया, यह बचा क्या 1/u, ये बचा 1/v एंड दैट इज इक्वल टू 2/r। तो इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज 2/r, और r को लिख दूं कितना 2f, 2 कट गया, तो 1/v प्लस 1/u इज 1/f। ये आया हमारा मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरा मेथड करते हैं फटाफट, चलो। तो डायग्राम ये हमारा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर थोड़ा सा गंदा सा मिरर हो गया, ठीक है, वैसे शक्ल नहीं देखने, टेंशन मत लो। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ, ये सी, और यहां कहीं हमने रख दिया अपने पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सबसे पहली चीज कि यहां पर ना पहले ही अपन नॉर्मल बना लेते हैं, तो नॉर्मल बनाएंगे तो सी से पास होता हुआ ये हो गया नॉर्मल, यहां से हमने ली ये इंसिडेंट रे, ये यहां गई, रिफ्लेक्ट होके कुछ निकलेगी, कहीं से निकलेगी, पता नहीं कहां से निकलेगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया था इंसिडेंस एंगल ने, उतना ही एंगल बनाते हुए हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी निकाल दी हमने कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये है एंगल मेरा कितना थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो रे गई थी रिफ्लेक्ट होके यहां से आई है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होके वापस सीधा ही आ जाती है। तो कह सकते हैं कि यहां भी एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा हमारा इमेज, यानी इसको हमने क्या बोल दिया आई, बराबर है। अब यहां पर क्या करना है, तीन एंगल्स नाम देने हैं, इसको अपन बोल देंगे क्या अल्फा, इसको अपन बोल देंगे क्या बीटा, और इसको अपन बोल देंगे क्या गामा। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन बिंदु 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 यहां बना लेते हैं, हालांकि क्या नाम दे दूं इसको मैं, OCIF दे दिया, इसको कुछ बोल देते हैं अपन M, ये हमारा पोल हो गया, और इसको बोल देता हूं कुछ N, तो ये MN जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, फिर से ध्यान रखना है कि देखो ये NP जो है वो डिस्टेंस बहुत ना के बराबर होता है, तो अगर मैं OP बोलूं चाहे ON बोलूं एक ही बात है, चाहे CP या CN बोलूं एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल्स को नाम दे रखा था हमने, क्यों दे रखा था, इन एंगल्स की फटाफट हम वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे tan अल्फा की, तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा हमारा mn बाई ON, ठीक है। तो mn कितना है नहीं पता, ON क्या है हमारा ON यानी OP ही हो गया, उसको हम क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U कह सकते हैं क्या, हाँ के ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एंगल फिर से स्मॉल होगा, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan अल्फा की जगह सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इज mn बाई u, अगर कन्वेंशन के हिसाब से जाऊं तो -u, ये हो गया हमारा 1। फिर बात करते हैं किसकी, बीटा के लिए बात करें तो tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mn बाई क्या आएगा ये cn, तो mn तो नहीं पता, cn क्या है हमारा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर cn cp के बराबर आएगा, तो यहां लिख देंगे क्या r, और r किस में लिखेंगे -r,
और अगेन बीटा इज वेरी स्मॉल, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा mn बाई माइनस आर, तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2। फिर सिमिलरली tan गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mn बाई आई एन। अब mn फिर से वैसे ही रखेंगे, in यानी इस बार इमेज का डिस्टेंस है, in या फिर ip एक ही चीज है, तो ये हो गया हमारा v, और ये भी किस में आएगा माइनस में। tan गामा इज दिस, गामा इज अगेन स्मॉल, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा mn बाई माइनस v। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब इन सब के बीच में रिलेशन लाना है, तो इन सब के बीच का रिलेशन आएगा कैसे, तो यहां लगाना पड़ेगा फिर से थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीटा की, तो ध्यान देना ये जो बीटा है ट्राइंगल OMC ट्राइंगल के लिए बीटा क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो लिखेंगे हम बीटा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का OMC। तो इस हिसाब से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों के सम के बराबर, यानी किसका अल्फा और थीटा के सम के बराबर। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस, ओ माय गॉड क्यों लिख दिया, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। फिर इसको बोल देते हैं अपन क्या, इक्वेशन 3 तो हो चुका था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर देखेंगे कौन सा, अपन ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं OMI भी या फिर CMI भी, मैं ले रहा हूं OMI, ठीक है। तो OMI ट्राइंगल में अगर हम देखें, OMI के लिए गामा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, तो गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल OMI, ट्राइंगल OMI। इस हिसाब से गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। तो OMI के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों के सम के बराबर, यानी कि अल्फा प्लस, इस बार ये एंगल पूरा कितना लेंगे अपन 2 थीटा, तो ये हो गया इक्वेशन 5, ठीक है। अब यहां से देखो 4 में से मैं थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, यूजिंग वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम 4 इन 5। 4 में से थीटा की वैल्यू लेंगे तो क्या बनेगा, थीटा इज बीटा माइनस अल्फा, तो यहां गामा था, अल्फा था, 2 थीटा की जगह लिख देंगे अपन क्या बीटा माइनस अल्फा, तो हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये 2 बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। अब अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यूज हैं हमारे पास, हम यहाँ पे डाल देते हैं। अल्फा कितना है हमारा mn बाई माइनस यू, गामा कितना था हमारा mn बाई माइनस वी, 2 टाइम्स बीटा, बीटा 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 ये रहा mn बाई माइनस आर, ठीक है। तो अब ऊपर से mn निकल के कॉमन कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा -1 बाई यू, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, -1 बाई वी इक्वल्स टू 2 बाई माइनस आर। माइनस माइनस कॉमन निकाल कर मैं काट दूं तो 1 बाई वी बचेगा, प्लस में ये भी 1 बाई यू प्लस में दिस इज 2 बाई आर, अगेन आर इज इक्वल्स टू व्हाट 2f होता है, तो आर को 2f लिख देंगे, 2 2 कट जाएगा, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ आ जाएगा। तो फिर से वही रिलेशन आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला रिलेशन वो था सिंपल सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से करने वाला, जो पसंद आए वो कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट। टॉपिक है मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन यानी क्या, सबसे पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को कहते हैं मैग्निफिकेशन। एम इमेज हाइट यानी क्या हो गया हमारा h डैश,
और ऑब्जेक्ट हाइट यानी कि हमारा हो गया h। तो m इज h डैश बाई h, ये जनरल फॉर्मूला है, कहीं पर भी आएगा। अगर इमेज हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है हमारे पास, तो रेशियो ले लेंगे, हमें मैग्निफिकेशन मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, लेंस की, सॉरी मिरर की बात करूं, फॉर मिरर m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू भी आता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये सब 10th में भी हमने पढ़ा था, जिसे याद होगा पता ही होगा, और नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, पुरानी बातें वैसे भी लोग याद नहीं रखते, और बुरी चीजें तो बिल्कुल नहीं याद रखते। तो m इज माइनस वी बाई यू भी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, और h डैश बाई h भी है। दोनों को रिलेट करके न्यूमेरिकल्स में काम लग जाएगा। अब बात यह है कि मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ और चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ध्यान रखना। अगर m नेगेटिव आता है तो मतलब यह है कि इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाएगा कि रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और कि अगर m इज ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और अगर m लेस देन 1 आता है तो इमेज इज स्मॉलर, अरे रे 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 भाई साहब, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब m1 है तो क्या होगा ये पता ही होगा, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। अब इसमें एक चीज और, अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन -2 आता है, तो माइनस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 से छोटा है। ठीक है, इसमें मैथ्स मत लगाने लग जाना। ठीक है, माइनस का सिर्फ एक ही मतलब है कि रियल इन्वर्टेड है। ठीक है, अगर बड़ा है या छोटा है ये जानना है तो सिर्फ तुम्हें नंबर पर ध्यान देना है, उस टाइम प्लस माइनस में ध्यान नहीं देना है। 2 है मैग्निफिकेशन यहां पर, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी ही बनेगी। ठीक है, उसमें माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ के ना। अगर मैग्निफिकेशन 0.5 है मतलब इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बराबर है, हाँ के ना। -0.5 है तो छोटी ही बनेगी, -3 है तो बड़ी बनेगी, छोटी कैसे बनेगी, गोली मार दूंगा मैं। -3 है ना, तो मैंने क्या बोला, माइनस इज फॉर रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, तो माइनस तो रियल इन्वर्टेड होगा। 3 पे ध्यान देना है, 3 1 से बड़ा है ना, तो मैग्निफिकेशन बड़ा है यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। हाँ के ना, हाँ के ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ माय गॉड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चालू हो गया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये भी 10th में पढ़ा था, लेकिन ठीक है फिर से पढ़ना पड़ेगा। द इंसिडेंट रे, अच्छा ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सिंपली पहले तुमको बता दूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, कोई भी एक, देखो ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, मान लो ये लाइट आई, ये होगी क्या, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और बची खुची लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, मतलब वो क्या होगी ना, जैसे देखो ये नॉर्मल बना दिया मैंने, इस जाना था इस लाइट को कहां, यहां जाना चाहिए था सीधा, पर मीडियम चेंज होने की वजह से वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाती है, या तो इस तरफ बेंड हो जाएगी या तो उस तरफ बेंड, कहीं भी बेंड होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अगर हमको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी तो क्या लिखेंगे अपन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये बताएंगे हमको, बताइए रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, नहीं पता, ओह माय गॉड, बेंडिंग ऑफ लाइट। सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि मतलब उनको पेपर दे दो, ठीक है, अचानक से पेपर ला के दे दो तो बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, और होश में लाने का पेपर हटा के पूछो बेटा ये आता है, हाँ आता है, लेकिन अचानक से पूछोगे तो नहीं आता है। ठीक है, डरते बहुत हैं बेचारे, पता नहीं खाने के साथ डर भी खाते हैं लगता है। तो सिंपल अगर अपन बोले तो बेंडिंग ऑफ लाइट, या अच्छे से डेफिनेशन बना के लिखना है तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम,
इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, बराबर है। अच्छा, अब ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो स्टेटमेंट्स हैं। ये है किसके? स्नेल्स लॉ के। स्नेल ने इनको बनाया, मतलब क्या कह सकते हैं, स्नेल ने ये लॉज दिए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। इतना हैवी वर्ड नहीं लिखना है, तो सिंपल लिख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में आते हैं। ये सेम लाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है। ठीक है, सेकंड है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मतलब? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई, इंसिडेंस एंगल की साइन वैल्यू और रिफ्रैक्शन एंगल की भी साइन वैल्यू, इनका रेशियो जो होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है हमारा? n/1। n/1 यानी क्या हुआ हमारा? n/1 कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1 का, सॉरी मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2/n1 साइन आई बाई साइन आर। अब इसमें आई और आर है क्या वैसे? ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा हटाते हैं, एक और अच्छा डायग्राम बनाते हैं। तो ये बाउंड्री, ये नॉर्मल, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे। इसको जाना चाहिए था सीधा, पर मीडियम चेंज हो गया, इसकी वजह से ये बेंड हो गई कुछ ऐसे। ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है ये कहलाता है आई, यानी कि इंसिडेंस एंगल। ठीक है, ध्यान देना, ये नहीं होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है रे ना, वो इंसिडेंस एंगल है। ठीक है, और वैसे ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये हो गया हमारा आर। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इसका साइन वैल्यू, इसका साइन वैल्यू का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, हाँ के ना? अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है क्या एक्चुअली में? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n, वो होता है क्या? c/v। c/v यानी क्या? c हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर वैक्यूम में और एयर में, दोनों में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट सेम मानी गई है। ठीक है, और v क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। मतलब मुझे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइट की जो स्पीड होती है एयर में, यानी कि एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ना, उस मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है, वो स्पीड यहां पे डाल देंगे, यानी v। तो इससे मुझे मिल जाएगा n, जो कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बराबर है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया जाता है? 1। बराबर है? तो n इज c/v या फिर 3 × 10⁸/v। बराबर है? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या आएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैसे अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो। और ये जो n2/n1 निकाला था हमने, ये कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बराबर है? हाँ के ना? अब इसमें देखो एक चीज और है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसी मीडियम का, तो वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है।
बराबर है। जैसे एक होता है ना मेटल डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मेटल डेंसिटी ज्यादा है मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस में मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम में एक फिक्स वॉल्यूम में ज्यादा मैटर प्रेजेंट है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, एक फिक्स वॉल्यूम में कम मैटर प्रेजेंट है तो डेंसिटी कम होगी। तो यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम, बराबर है। तो वो दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, सब बोलते हैं। तो वो डेंसर मीडियम को यही समझ लेते हैं कि अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी मास डेंसिटी यानी मैटर डेंसिटी भी ज्यादा होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी मटेरियल डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है पर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल कहां लिखूं मैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें केरोसिन की, केरोसिन जो होता है ना, इसका जो मास डेंसिटी है वो लेस होता है, किससे, ऐसे नहीं लिखते हैं, मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन मास या मटेरियल डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से कम डेंस होता है ये, लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें यानी केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। सेम टर्पेंटाइन ऑयल के लिए भी है, बुक में शायद टर्पेंटाइन ऑयल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोई मटेरियल डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने लिखवाया अभी, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू N2 बाय N1, है कि नहीं। अब ये भी बताया कि N का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C बाई V। तो अगर मैं सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं तो N2 हो जाएगा C बाई V, यानी उस मीडियम में लाइट की स्पीड यानी कि V2। N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, C बाई V1, हाँ के ना, हाँ के ना। अब अपन क्या करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा है नीचे, C इंटू V1 C इंटू V2, ये कट गया तो क्या आ गया, V1 बाई V2। तो एक रिलेशन ये भी मिला, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो V और मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ में भी रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा f, है ना। अच्छा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम जब चेंज करती है तो उसकी वेवलेंथ बदलेगी पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। स्पीड बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी पर फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, बराबर है, हाँ के ना। तो इस हिसाब से f तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब मान लो लाइट कहां थी, पहले एक मीडियम में थी जहां उसकी स्पीड कितनी थी v1 और उसमें वेवलेंथ कितनी थी λ1, फ्रीक्वेंसी थी f। सेकंड मीडियम में गई तो वहां स्पीड हो गई v2, वेवलेंथ भी बदली उसकी, वेवलेंथ हो गई λ2 पर फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी, हाँ के ना। तो ये जो v1 v2 है यहां पर ये वैल्यूज में डाल दो अगर, तो v1 इक्वल टू कितना होगा हमारा λ1 इंटू एफ, ये कितना हो जाएगा λ2 इंटू एफ, कट गया, क्या आ गया λ1 बाय λ2। अब इस हिसाब से सारे रिलेशन अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या होगा हमारा, देखो साइन आई बाई साइन आर इज N2 बाई N1 इज V1 बाई V2 इज λ1 बाई λ2। तो ये सारे रिलेशंस एक साथ लिख लेंगे। कोई भी टाइप का मतलब न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, वेवलेंथ के बारे में पूछ सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, या कुछ भी देकर इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का रिलेशन भी पूछ सकते हैं, बराबर है। तो हर हिसाब से रेडी होना चाहिए, फॉर्मूला एकदम खोपड़ी में फिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खोपड़ी में रहेगा तो चौपड़ी में आएगा, ठीक है, आके ना। तो ये हो गया, कुछ छूट उठ तो नहीं रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या आएगी, चलो ये बताओ पहले, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, नो यूनिट ऐसा लिख दूं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे देखो सब रेशियोज बार बार वही आ रहे हैं, इसका रेशियो लो तो वही v1 बाई v2 और n भी तो क्या था c बाई v था, ये भी स्पीड तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक क्या है भाई? ओ लेटरल शिफ्ट। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इक्वेशन नहीं लिखना, खाली समझ लेना है, ठीक है। हाँ छोटी छोटी चीजें कुछ होंगी, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, तो उसके लिए बता देते हैं। देखो स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक है, ये भी चोरी किया हुआ टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो ये जो रे है इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, बीच में लाके तुमने स्लैब लगा दिया, तुमको खुराफात सूझा है, तुमने स्लैब लगा दिया। अब क्या हो रहा है देखो, पहले बेचारी लाइट एयर में थी, ये लगा दिया तुमने ग्लास का स्लैब, तो अब मीडियम चेंज हो गया लाइट का, तो मीडियम चेंज हुआ मतलब रिफ्रेक्शन होगा कि नहीं होगा, बेंडिंग होगी कि नहीं होगी। तो जानी चाहिए थी ऐसे, इधर बेंड हो गई। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि किधर बेंड होगी? हाँ जाना इधर था ना, तो इधर बेंड होगी कि इधर बेंड होगी? तो इसे तो याद कर लेते हैं अपन, है ना। रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है ना, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो, अच्छा पक्का ना। अच्छा तो ये लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयरर से, बराबर है, जाना चाहिए था सीधा। ये हमने बनाया क्या, ये डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल। अच्छा जा रही थी ऐसे, रेयरर से डेंसर एंटर हुई तो कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए इस तरफ बेंड हो गई, बराबर है। अब यहां से कहां पहुंची? सीधा यहां गई, मीडियम यहां पे तो एक ही है तो सीधा जा रही है बेचारी। अब जैसे ही आगे गई इस बाउंड्री पे, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर, तो ये नॉर्मल है। यहां भी इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर क्योंकि रेयरर में एंटर हुई डेंसर से तो बेंड हो जाएगी कहां? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां निकल जाएगी। लेकिन इतने अच्छे से, इतनी डिसिप्लिन्ड है बेचारी, ठीक है, कि 2 बार बेंडिंग किया तुमने तो वापस उसने अपना रास्ता पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, एग्जैक्टली जहां जा रही थी ना उससे थोड़ा शिफ्ट होके जाती है, डायरेक्शन अभी भी वही है, ठीक है, पर पाथ शिफ्ट हो गया है। देख रहे हो, जाना ऐसे था वापस उधर ही गई है, लेकिन थोड़ा अलग रास्ता पकड़ के, मतलब 2 पटरियां हैं ट्रेन की, जाना इस पटरी पे था तो बाद में घूम के इस पटरी पे चली गई है, ठीक है, लेकिन जाएगी अभी भी वहीं उसी स्टेशन पे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस शिफ्ट को कहते हैं लेटरल शिफ्ट, क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, बराबर है। ये कहलाता है क्या? लेटरल शिफ्ट। अब इसमें क्या ध्यान देना था, देखो ये हमारा इंसिडेंस एंगल था, ठीक है, यहां पर ये रिफ्रैक्शन एंगल हुआ, इस बाउंड्री के लिए ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है, हाँ के ना। अब तुम देखो कि ये जो ओरिजिनल पाथ था हमारे रे का और ये जो एक्चुअल पाथ है, दोनों एक दूसरे के कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे? मतलब ये तुम्हारा I1 है ना, ये I1 वाली वैल्यू ये किसके बराबर होगी? R2 के बराबर होगी। I इज इक्वल टू R2 आएगा। अब इस R2 को हम ये भी कह सकते हैं, क्या पता है? इमरजेंस एंगल E, मतलब जिस एंगल से लाइट बाहर आई है, तो हमारा I इज इक्वल टू E भी होता है, ये याद रखना, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एपरेंट डेप्थ फॉर ऑब्लिक व्यू। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रिलेशन, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं ये बाउंड्री, ये जो है हमारा टेढ़ा बन रहा है, अभी भी नहीं है ना, ठीक है यार चलेगा, इतना तो चलाते हैं, चलाना पड़ेगा क्या। अब ये हो गया हमारा कौन सा? डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा मान लो रेयरर मीडियम। अब ये जो लाइट, कोई भी एक सोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, यहां से लाइट निकल रही है, एक लाइट रे अपन सीधी निकाल देंगे, ठीक है। अब ये जो सीधी वाली लाइट जा रही है, इसके लिए अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल कहां बनेगा मेरा? बताओ कहां बनेगा? इसी पे आएगा, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर बनता नॉर्मल। तो तुम्हारा जो रे निकल रही है वो नॉर्मल के अलॉन्ग निकल रही है, और जब नॉर्मल के अलॉन्ग रे निकलती है तो कहीं बैंड नहीं होती, सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो एक रे ऐसे निकल गई, अब दूसरी रे मान लो ऐसी जा रही है, यहां से तो बहुत तरफ निकलेगी ना रेस, तो मैं एक और रे ले रहा हूं जो फॉर एग्जांपल इधर जा रहा है। अरे भाई तू किधर जा रहा है? रे को जाना है, ये रे इधर गई, ठीक है। जाना चाहिए था कैसा? इसको सीधा, पर इसका मीडियम क्या हुआ? चेंज हो गया है। मीडियम तो यहां भी चेंज हुआ था, लेकिन नॉर्मल के अलॉन्ग था तो बैंड नहीं हुई, लेकिन यहां बैंड होगी। तो ये कहां से कहां गई है? डेंसर से रेयरर में, तो डेंसर से रेयरर में गई है तो हाँ, तुम्हारे लिए कुछ अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। तो ये इधर बैंड हो जाएगी, हाँ के ना। अब देखो कोई ऑब्जर्वर है इस तरफ, तो उसे वो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा कहां? जहां पर 2 रेज मीट करती है वहीं पर इमेज बनती है। तो इस रे को हम क्या करेंगे? ये तो आगे जा रही है, इधर जा रही है, कहीं मिलने का चांस ही नहीं है, तो हम उसको एक्सटेंड करके मीट करवाएंगे, तो ये वाली कहां जाके मिलेगी?
यहां मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां था O, इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर। तो कोई अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां उसकी आंख है, एक निकाल के रख दी उसने, तो यहां से उसको वो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, है तो यहां लेकिन दिखेगा कहां। ये हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस है, बताते हैं लोग स्विमिंग पूल वगैरह में जाओ तो जो सरफेस है वो ऊपर दिखता है, जहां जितना गहरा होता है उतना गहरा दिखता नहीं है ना। अपन को लग रहा है कि कम गहरा, अपन जोश में कूद गए, ठीक है। फिर थोड़े देर नीचे जाएंगे और तैरना नहीं आता है तो फिर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर, तो ऑब्जेक्ट जहां पर है एक्चुअली में वहां नहीं दिखता, वो थोड़ा ऊपर उठ के दिखता है, रेस्ड दिखता है, बराबर है, हाँ के ना। पर कब, जब हम ऑब्लिकली देखेंगे, ठीक है। अब ऐसे उड़ते उड़ते चले जाओ स्विमिंग पूल में एकदम ऊपर और नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखो, एकदम परपेंडिकुलरली देखोगे तो जहां है वहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब अपने रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ने बोल दिया मान लो n2, यहां जो डेंसर मीडियम था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल दिया अपन ने n1, बराबर है, कोई दिक्कत, हाँ भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैसे आएगा कि देखो यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, इनकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, पर मुझे एक चीज पता है, ये इंसिडेंट रे है और यहां पे नॉर्मल बनाया नहीं हमने, चलो एक बना देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं। तो ये नॉर्मल के साथ इसने एंगल बनाया, दिस इज आई, ठीक है। ये हमारी कौन सी रे थी, रिफ्रैक्टेड रे, ये भी नॉर्मल ये रहा ना हमारा, तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया दैट इज आर, कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला ऐसे जेड एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल ही थी, तो दोनों पैरेलल होंगे ना, तो अगर ये आई है तो ये भी कितना हो जाएगा। अब देखो ये आर है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये इसी को एक्सटेंड करके बनाया था ना मैंने, तो ये ऐसी है, तो ये और ये दोनों इसको पैरेलली कट कर रही है, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया ये केस, ये हमारा आर हो गया और ये वाला जो एंगल है आई के बगल वाला ये वाला एंगल बनेगा, तो अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये ओ था, ये आई था, इनको भी कुछ नाम दे दो बेचारों को, बिना नाम के हैं ये लोग, ए बी, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी tan आई की वैल्यू कितनी होगी, tan आई इज ए बी बाई क्या, ये ए बी बाई ए ओ, ठीक है। और दूसरा क्या है अपना, कौन सा ट्रायंगल ले लूं मैं, कौन सा ट्रायंगल, ए आई बी, ए आई बी में क्या होगा, tan r इक्वल्स टू ए बी बाई ए आई, हाँ के ना। ए ओ ए आई ऐसे अजीब से नहीं लग रहा है, तुषार कपूर बन गए गोलमाल के। अब देखो ये ए ओ क्या था, ऑब्जेक्ट एक्चुअली जिस डेप्थ पर था, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑब्जेक्ट का उसको हमने बोल दिया क्या, एच, और ये ए आई क्या है, जितने डेप्थ पर हमको दिख रहा है, यानी वो हो गया एपरेंट डेप्थ, जिसको हम कहेंगे एच डैश। छोटे छोटे चीटी जैसे हैं, ठीक है, देखना थोड़ा नहीं दिखे तो जूम करना, ठीक है, गलती से छोटा डायग्राम बना दिया है, प्लीज एडजस्ट, ठीक है। तो ये एच डैश हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो ए आई है हमारा क्या भैया, क्या एच डैश, और ए ओ क्या है एच। अब बात यह है कि इनका रिलेशन लाने से पहले फिर से वही बात जो हमने मिरर विरर सब में किया, कि ये जो एंगल्स बनते हैं यहां पर कैसे बनते हैं, स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो आई इज वेरी स्मॉल, अच्छी, हाँ ठीक है। तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, tan आई इक्वल्स टू आई लिख सकता हूं ना मैं, बूढ़ी बाबा, tan आई इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आई, लेकिन इस बार थोड़ा और ओवर स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। इस बार इसके साथ क्या लगा देंगे, अब बताओ देखो अगर स्मॉल एंगल होता है, फॉर एग्जांपल थीटा इज स्मॉल, तो tan थीटा इज आल्सो थीटा एंड sin थीटा इज आल्सो थीटा, है ना। तो पहले tan आई को आई कर दिया और फिर इसी को क्या कर दिया, sin आई कर दिया। यार कितने होशियार हो गए तुम लोग। तो sin आई इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए ओ, तो ए बी तो पता नहीं ऐसे ही रख देते हैं, ए ओ इज व्हाट, ए ओ कितना था h, और वैसा ही खेल यहां पर भी होगा, r इज ऑल्सो स्मॉल, तो r भी बहुत ही छोटा है, तो tan r इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू r एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, sin r, सो sin r विल बी ए बी बाय, अब बताइए क्यों किया, साइन के फॉर्म में क्यों लाया,
एग्जैक्टली स्नेल्स लॉ लगाने के लिए। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू होता है हमारा n2 बाय n1। तो साइन आई की जगह क्या लिख देंगे अपन, ए बी बाय एच। साइन आर की जगह लिख देंगे ए बी कट गया, तो यहां से आया n2 बाई n1 इज वॉट, h डैश बाई h। हाँ के ना? तो वैसे इससे भी पूरा काम हो जाएगा, ठीक है, बराबर, इससे पूरा काम हो जाता है। ये जनरल फॉर्मूला बना। जनरल फॉर्मूला बनने का मतलब क्या हुआ, देखो कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल में ऐसे देते हैं कि ऑब्जर्वर जो है, यहां पर हमने देखा ऑब्जर्वर कहां रखा है हमने, ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। वो रेरर मीडियम से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, बराबर है। तो उस केस में n2 तुम्हारा ये है, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर यहां पर हो पानी के अंदर और कोई ऑब्जेक्ट बाहर है उसको देख रहा है, तो उस केस में कोई भी केस हो, यह फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा, बराबर है। अब अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएं तो अपने टेक्स्ट बुक में दोनों टाइप का केस नहीं दिया उन लोग ने, ठीक है, सिंपल यही वाला केस दिया है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो n2 कितना है मेरा, फॉर एग्जांपल कहां से ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, एयर से, और ये कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट लिक्विड में, ऑब्जर्वर एयर में है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो लेट n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 बाय, अच्छा, और n1 को हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कुछ n, तो हो जाएगा 1 बाय n इज h डैश बाय h। सो h डैश इज व्हाट, n बाय, सॉरी h बाय। तो ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ऑब्जर्वर एयर में है और ऑब्जेक्ट किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तब ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वरना ये तो जिंदाबाद है। अब इसके अलावा इस केस में, ये एयर वाले केस में एक और चीज निकालते हैं अपन, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं ना। कौन सा शिफ्ट बोलते हैं, पूरी बाबा, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट यानी क्या हुआ, नॉर्मल शिफ्ट मतलब था यहां पर इतने डेप्थ पर, दिख इतने डेप्थ पर रहा है, तो उसकी डेप्थ कितनी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट यानी कि डेल्टा एच। अब देखो स्लैब में पढ़ा था हमने लेटरल शिफ्ट और इसमें पढ़ा है नॉर्मल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्यों, क्योंकि वो लेटरली शिफ्टिंग हुई है, लेफ्ट राइट ऐसे शिफ्टिंग होती है, उसको हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और इसमें क्या है, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ये यहां था यहां शिफ्ट हो गया, तो दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकलेगा, डेल्टा एच इज, ये डेल्टा एच कैसे मिलेगा, एच माइनस एच डैश से। तो h कितना था हमारा, h तो h ही है, h डैश कितना आया था हमारा, h बाई n, तो h कॉमन 1 माइनस 1 बाई n, ये हो गया हमारा डेल्टा h, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लप्पू सा टॉपिक है, 2 मिनट में फटाफट खत्म करेंगे। अरे यार इसका डायग्राम नहीं कॉपी किया मैंने, ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी। रेरर से डेंसर के लिए नहीं होता, डेंसर से। तो मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कहां है हमारा, डेंसर मीडियम में, और उससे लाइट कहां जा रही है, रेरर मीडियम में। तो देखो एक तो ऐसा है कि अगर यहां से गई तो सीधी निकल जाएगी, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो ये नॉर्मल पे है तो सीधी निकलेगी। दूसरी एक रे हमने ली, देखो यहां पर, यहां पे बना लेते हैं अपन एक नॉर्मल, तो ये होगा क्या हमारा इंसिडेंस एंगल, हाँ के ना, एंड दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। अब होगा क्या, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो साइन आई बाई साइन आर इज n2 बाई n1। अच्छा, n2 बाई n1 की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये तो पता ना कि साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहता है, हाँ क्या ना। तो अगर आई बढ़ाओगे, अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन एंगल का क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मतलब रेशियो फिक्स है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि कट पिट के फिर से वही आए। अगर एक बढ़ रहा है घट रहा है तो वैल्यू तो बढ़ने लगेगी, है कि नहीं। तो इसीलिए दोनों का रेशियो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसके लिए क्या जरूरी है कि अगर आई बढ़ता है तो आर भी बढ़ना चाहिए। अब यहां पर तुम्हारा कुछ एंगल था इंसिडेंस का, तुमने क्या किया इस बार, देखो ये आई बढ़ गया तुम्हारा,
तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये थोड़ा इतना बैंड हुआ था तो इस बार ज्यादा बैंड होगा, हाँ कि ना, ये आर भी तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है कि नहीं। अब एक केस और आएगा जहां पर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि तुम्हारी रिफ्रेक्टेड रे जो है वो ऐसे निकल जाएगी, यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा। इस केस में आई जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, आईसी, ये कहलाता है क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, हाँ क्या ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रे ऐसे निकल जाती है, बराबर, दिस इज क्रिटिकल एंगल। अगर मैंने रे इससे भी ज्यादा एंगल से इंसिडेंस करवा दी, कितना डायग्राम बनाने का, ये नॉर्मल, इस बार मेरा जो इंसिडेंस एंगल है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखो जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा है रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ रहा है, एक टाइम आया इंसिडेंस एंगल इतना हो गया कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया, बढ़ा ना। अब और बढ़ा दिया इंसिडेंस एंगल तो रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ेगा, यानी 90 से और बड़ा हो जाएगा, तो रे कहां आ जाएगी, ठीक है, इसी मीडियम में वापस हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बराबर है, हाँ के ना। इसके कुछ एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, तो ये प्रिज्म वगैरह में यूज करते हैं। देखो एक प्रिज्म का डायग्राम दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकली, दोनों इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, सीधी ऐसी गई। अब ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इसका इमेज कैसा बन गया, इस तरह का, ठीक है। ये कहां यूज होता होगा, इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, इसको इसने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन करने के लिए यूज किया गया। फिर यहां देखो ये जैसा था, इसको फिर से इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये सारे जो काम है ये कहां यूज होते हैं, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप वगैरह में, बाइनोकुलर्स में, इन सब में, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, देखो ये वाले का यूज कहां आएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज इधर दिखा रहा है, ठीक है। तो कई टेलीस्कोप्स ऐसे होते हैं ना जिसमें ना साइड में व्यूइंग होता है, ऑब्जेक्ट उधर है, उधर से वो कैप्चर कर रहा है, तो तुम ऐसे नहीं देख रहे हो, टेलीस्कोप लगाया ऐसा है लेकिन देख साइड से रहे हो, ठीक है, जैसे बांसुरी बजाते हैं ना, तो ऐसे साइड से देख रहे हैं, तो इमेज तो वहां बनेगी लेकिन एक प्रिज्म लगा के हम उसकी इमेज को यहां ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इस केस में ये काम आता है। फिर कभी आता है कि टेलीस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उसको सीधा करना है, तो उसके लिए इनका यूज करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इमेज उल्टी बनी थी, उसको सीधा कर दिया, यहाँ सीधे को उल्टा करके दिखा रहा है, पर मान लो उल्टी बनी है तो उसको फिर उल्टा करेगा तो सीधा ही होगा ना, तो ये सब उसमें यूज होते हैं। और इसका जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, ठीक है। ये पूछने के चांसेस ज्यादा है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है, स्पेशली स्टेट बोर्ड में, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, इन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने कथा लिख दी है इसकी, ठीक है, जिसको शॉर्ट नोट के तौर पर रटना है, इसका PDF तो हम डालेंगे ही, ठीक है। लास्ट में हो सके तो देखते हैं QR कोड भी इसका जनरेट कर देंगे, स्कैन कर लेना। तो ये पूरी कथा लिखी है, मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है किस तरह से डिजाइन करते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। कोर यानी ये जो अंदर का रीजन, इसको हम कोर कहते हैं। और देखो ये ऊपर ये व्हाइट व्हाइट लाइन जो दिख रही है, दो पट्टियां, ये कहलाती है क्या, क्लैडिंग। क्लैडिंग का मतलब ही होता है कवरिंग, ठीक है, तो ऊपर से कवरिंग कर रहे हैं, क्लैडिंग। अब ये सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए और एक्स्ट्रा चीजें लगती हैं, ऐसा नहीं कैसे खुला रहेगा कांच कांच। कोर क्लैडिंग के बाद ऊपर से प्रोटेक्शन की लेयर आती है, पर ये दो मेन चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाई होता है, देखो हाई N लिखा हुआ है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करवाना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। देखो ये लाइट यहां से एंटर हुई, तो लाइट जब कोर से क्लैडिंग की तरफ ट्रेवल करेगी तो वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो हम लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का। और ये बार बार ऐसे इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से जिगजैग जिगजैग करके आगे ट्रैवल करेगी, बराबर है। तो इस तरह से हमारा ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, ठीक है। इसके बगल में मैंने इसके कुछ यूजेस लिख दिए हैं, कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज होता है। एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी में होता है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखना होता है, वो मुंह में से पाइप डालेंगे अंदर, ठीक है, पाइप डालते हैं, उसमें छोटे छोटे ना लाइट के सोर्सेस होते हैं, वहां से वो लाइट हिट करते हैं उस पार्ट पर, ऑर्गन पे, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ऊपर आती है, उसकी फिर इमेज दिखती है। तो एंडोस्कोपी में भी यूज होता है। और डेकोरेटिव लेंस तुमने देखा होगा, चाइना वाइना वाले मेले में बहुत मिलते हैं, ऐसे ऐसे लिखने होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइट, उससे पूरा एकदम कलरफुल लाइट जलती है, तो वो तुम्हारे डेकोरेटिव लेंस वगैरह बनाने में भी यूज होते हैं। इसके अलावा लगभग सब हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस हमारा कुछ इस तरह का बनाया हमने, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हमने माना है इस तरफ का जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया n2, और यहां जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और ये है हमारा कैसा, रेयरर मीडियम। मतलब ऑब्जेक्ट को हमने रेयरर मीडियम में रखा है। ये हमारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इसको हम बोल दे रहे हैं क्या, O। अब इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो यहां से एक हम नॉर्मल बना लेते हैं पहले ही। ये हो गया हमारा नॉर्मल जो कि यहां पे पास होगा, दिस इज C। यहां से जो रे निकली ये है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक रे निकली हमारी, अरे यार इंसिडेंट रे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। फिर ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। अच्छा, अब रे जो है हमारी कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर। वैसे तो इसको सीधा आगे चले जाना चाहिए था, पर क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो डेविएशन होगा। रेयर से डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएशन होगा, यानी हमारी रे कुछ ऐसे जाएगी, राइट। तो देखो एक रे सीधी गई, ऐसे निकल गई, ये यहां से जाके डेविएट होके यहां पहुंची है, तो ये दोनों रेज मीट कर रही है यहां पर, इसलिए हमारा इमेज बनेगा आई यहां पर। अब इसके हिसाब से हम सबको नाम दे देते हैं। यहां से जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दिस इज u, इस पॉइंट से जो हमारे इमेज का डिस्टेंस है दिस इज v, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा r, बराबर है। अब क्या करना है, देखो जैसे पिछले वाले टॉपिक में किया था हमने, यहां पर भी हम एंगल्स को नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा, और इसको बोल देते हैं हम गामा। तुम चाहो किसी को भी इसको बीटा इसको गामा नाम दे सकते हो। ये इंसिडेंट रे है हमारी, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज इंसिडेंस एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि r। अब इतना करने के बाद ट्राइंगल खेलना है। कैसे, कुछ नाम दे देते हैं अपन, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल P, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज M। बाकी तो ऑलरेडी नाम दे ही रखे हैं हमने। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, POC। क्यों लिया ये ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल में हमारा आई एक्सटीरियर एंगल होगा, तो हम यहां से आई का रिलेशन निकाल लेंगे इनसे। फिर सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल चूज करेंगे तो आर, गामा और बीटा का रिलेशन, यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आई और आर की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो हम पुटअप कर देंगे स्नेल्स लॉ में, हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्राइंगल चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल हम चूज कर रहे हैं कौन सा, ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल POC, ट्राइंगल POC, आई इज एक्सटीरियर एंगल, तो आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इस हिसाब से आई की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PCI, PCI के लिए देखो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है, बीटा एक्सटीरियर एंगल है, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बीटा कितना है, बीटा ये आर और गामा का सम हो जाएगा, तो बीटा इज व्हाट, गामा प्लस आर। यहां से निकालेंगे आर की वैल्यू, सो आर इज व्हाट, बीटा माइनस गामा। ये आई इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाना है, आई और आर का तो यूज मिल जाएगा, लेकिन अब अल्फा और बीटा जो है इनकी वैल्यूज भी हमें निकालनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, तो अल्फा देखो कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ट्राइंगल POM की बात कर लेते हैं, ठीक है। या सीधा लिख देता हूं चलो ना, tan अल्फा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो क्या आएगा हमारा PM बाय OM, और PM तो पता नहीं क्या है, OM को हम लिख सकते हैं कितना, OM बोलू चाहे ये बोलू एक ही चीज है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा U। तो tan अल्फा इज व्हाट, PM बाय U। तो ये जो PM बाय U आया हुआ है हमारा, कन्वेंशन के हिसाब से लिखें अगर हम, तो देखो ये U लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए ये आएगा क्या, माइनस में, ठीक है। सिमिलरली अब हम लिखेंगे क्या, अच्छा इसमें भी क्या होगा कि क्योंकि अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं
tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड दैट इज व्हाट pm बाय माइनस यू। ठीक, 1 2 हो चुका है, इसको हम बोल देते हैं 3। फिर ऐसे ही लिख सकते हैं हम सिमिलरली, देखो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज pm बाय cm, तो बीटा इज pm बाय cm एंड pm तो ऐसे ही रखेंगे अपन, cm क्या है तुम्हारा r है, और ये क्योंकि इसके राइट साइड में है इस ऑप्टिकल सेंटर के, या जो भी बोलो ये पॉइंट के राइट में है, तो इसके लिए हम इसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। एंड गामा इज, अच्छा इसको भी बोल देते हैं कुछ इक्वेशन 4, गामा कितना हो जाएगा pm बाय mi, तो pm बाय mi, और mi की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, mi यानी ये v है हमारा, और राइट साइड में इसलिए प्लस में आएगा, तो यहां पर आएगा pm बाय v, दिस इज इक्वेशन 5। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, i है, r है, अल्फा बीटा गामा सब कुछ है। यहां अब हम लगाने वाले हैं क्या, स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 साइन i इक्वल्स टू होता है n2 साइन r, पर क्योंकि i और r आर वेरी स्मॉल, ये छोटे होते हैं, सारे एंगल स्मॉल स्मॉल तो ले रहे हैं हर जगह, तो n1 साइन i की जगह हो जाएगा n1i एंड दिस विल बी व्हाट n2r। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अच्छा पहले तो n1i की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा प्लस बीटा, तो i की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। n2 r कितना है, r कितना है, r है हमारा बीटा माइनस गामा, तो यहां लिख देंगे अपन बीटा माइनस गामा। अब देखो भाई जो भी है अल्फा बीटा सबकी वैल्यूज ले लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है pm बाय माइनस यू, एंड बीटा कितना है हमारा, रुक जाओ इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दे, गंदा सा हो गया है, बीटा है हमारा pm बाय r, pm बाय r इक्वल्स टू n2 बीटा अगेन pm बाय r माइनस गामा, गामा कितना है, गामा है pm बाय v, तो यहां लिखेंगे pm बाय v, इसमें से pm कॉमन निकाला, इसमें से pm कॉमन निकाला, कट गया, बचा क्या यहाँ पर n1, ये n1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n1 बाय u माइनस में, ये n1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा n1 बाय r, ये n2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा n2 बाय r, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस n2 बाय v, ये इधर लाते हैं r वालों को एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस n2 बाई वी इस तरफ आएगा तो प्लस n2 बाई वी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक माइनस n1 बाई यू बच गया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये जाएगा उधर n2 बाई आर माइनस n1 बाई आर, कॉमनली लिख सकते हैं n2 माइनस n1 बाई आर, सो दिस इज व्हाट n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, ये एक फॉर्मूला बन गया। उड़ी बाबा तुम किधर उड़ रहा है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें से हमें दोनों मीडियम में से हो सकता है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें, यानी रेडियस ऑफ स्कर्ट सरफेस का रेडियस वो दे दें, यू दे के वी पूछ सकते हैं, वी दे के यू पूछ सकते हैं, या बाकी मतलब समझ रहे हो ना जितने भी ये वेरिएबल्स हैं उनमें से सब दे के किसी एक की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो ये स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन हुआ। अब इससे रिलेटेड है हमारा रिफ्रैक्शन बाय लेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस यूजर फॉर्मूला दोनों। तो इसका डायग्राम देखो बुक में थोड़ा 2-3 पार्ट में करके बनाया हुआ है, बच्चे उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाओ, वो दोनों चीजों को कवर करेगा और उसको अपन सिंपली सॉल्व कर लेंगे, टेंशन नहीं लो, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अपन बना रहे हैं, सीधा मैं लेंस ही बना रहा हूं। अच्छा अब ये ध्यान रखना है कि पीछे हमने जो फॉर्मूला लाया ना अभी स्फेरिकल सरफेस का, वही फॉर्मूला हमको फिर से यूज करना है। तो यहां पर हम दो सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, इन दोनों सरफेसेस पर एक एक बार रिफ्रैक्शन होगा, यानी टोटल 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। कैसे देखते हैं, चलो पहले मैंने ये रख दिया हमारा, अच्छा तुम नहीं हिलो भाई, तुम ही हिलो, अरे फिर हिल गया, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से ये रे निकली, ठीक। अब इस सरफेस के लिए एक नॉर्मल होगा, तो ये जो नॉर्मल होगा ये यहां से पास होगा, तो मान लो ये हो गया हमारा C1, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर वैसे इस सरफेस के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो कहीं इस तरफ आएगा, समझे, ये कर्व्ड ऐसा है ना, तो इसका सेंटर अंदर की तरफ आएगा ना, जिस गोले से बना है ये उसका गोला सेंटर इस तरफ आएगा, वैसे ये वाला जिस स्फीयर से बना होगा उसका सेंटर इस तरफ आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ और फर्स्ट वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ, ठीक है। तो ये जो रे होगी पहले एक बार यहां रिफ्रैक्शन होगी, यहां रिफ्रैक्शन होने के बाद इस रे को चले जाना चाहिए था कैसे,
सीधा यूं चले जाना चाहिए था, ठीक है। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ सीधा यहां चले जाना चाहिए था, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया। उसकी वजह से यहां मुझे इमेज मिलनी चाहिए थी जिसे मैं कहूंगा I1, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रे जो है ना दोबारा इस सरफेस पर हिट करती है और इसलिए इसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन होता है, बराबर है। अच्छा, ये कैसे होगा? तो देखो जहां ये हिट कर रही है ना, यहां पर मैं नॉर्मल बना लेता हूं। तो यहां पर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल कुछ मेरा ऐसा बनेगा, हाँ कि ना। अच्छा, अब देखो रे जा रही थी ऐसे, अगर खाली ये सरफेस होता, एक ही सरफेस, तो इसके से रिफ्लेक्शन होकर रे ऐसे जाती, लेकिन जब रे यहां पहुंचती तो दूसरा सरफेस भी मिल जाता जिसके से रे फिर से बेंड होगी, इस सरफेस की वजह से दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। तो इस बार कहां बेंड होगी? यहां तो क्या था, रेयरर से डेंसर में एंटर हुई थी, अब फिर डेंसर से रेयरर जा रही है, तो जाना ऐसे था पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, इस नॉर्मल से दूर, तो यहां बेंड हो जाएगी। तो जो रो है हमारी ये एक्चुअली में यहां आएगी और एक्चुअल इमेज यहां बनेगी। तो खाली एक सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन होता तो इमेज बननी थी यहां पर, क्योंकि दूसरा भी सरफेस है वो वापस रिफ्लेक्शन करवाता है तो इमेज थोड़ा पहले बनती है, ठीक है। अब यहां से सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ये बोल देते हैं u। यहां से जो पहली वाली इमेज बन सकती थी उसका मैंने इमेज डिस्टेंस बोल दिया v1, और जो एक्चुअली में इमेज बनी है उसका डिस्टेंस हो गया हमारा v, ठीक है। अब r1 r2 लेना पड़ेगा। ये पहले वाले सरफेस का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट के लिए यानी r1, और वैसे इस सरफेस का ये डिस्टेंस है ये कहलाएगा हमारा r2। कोई दिक्कत? इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस 1, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन करवाएंगे उसके लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर अपन बात करें तो क्या होगा भाई, तो देखो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था पीछे क्या, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। सिंपल ये फॉर्मूला लिख देना है, 2 बार तुमको ये फॉर्मूला लिखना है। पहले डिट्टो ऐसा लिख दो जो हमने पीछे पढ़ा है, उसके बाद इसमें हम वैल्यूज चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला। अब तुम देखो तुम्हारा v क्या है, u क्या है और r क्या है पहले सरफेस के लिए, ठीक है। n2 यानी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में लाइट बाद में एंटर हुई है, ठीक है। अब मान लो ये जो था ना पहला वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था। ये जिस मटेरियल का तुम्हारा लेंस बना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने बोल दिया n2। अब फिर से ये दूसरा वही तो मीडियम आएगा जिस मीडियम में तुमने ये लेंस रखा था, मान लो एयर में रखा था, तो ये तो पूरा एयर ही एयर है, खाली बीच में एक लेंस का ही तो मीडियम अलग है, तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, ये बाहर n1 आ जाएगा। यानी रे पहले n1 वाले से n2 वाले में एंटर हुई, उसके बाद n2 से फिर कहां पहुंच गई, n1 वाले में, ठीक है। तो पहले सरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जैसे फॉर्मूले में रहता है वैसा इसका n2 यहां आ गया। अच्छा, अब फर्स्ट सरफेस के लिए जो v है यानी इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, इस सरफेस का इमेज डिस्टेंस मतलब ये है ना हमारा, ये इमेज बन रहा था यानी क्या v1। तो जहां पर ये v था वहां मैं क्या लिख दूंगा v1, और n2 ही रखा है क्योंकि रे n1 से n2 में ही गई है, बराबर है, माइनस ये n1 ही रहेगा, u यानी क्या, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली में क्या यही वाला u, तो ये u ही रख रहे हैं अपन, ठीक है। देन n2 माइनस n1, और ये जो r है इस सरफेस का जो r है वो कौन है, ये r1 है, इसलिए यहां लिख देंगे अपन क्या r1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, फॉर रिफ्रैक्शन, कौन सा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, सेकंड वाले सरफेस के लिए जनरल फॉर्मूला पहले ही लिख दे रहा हूं, n2/v माइनस n1/u इज n2 माइनस n1/r। ये जनरल फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है, हमें v u और r की वैल्यूज लेनी है, ठीक है, और ये n2 n1 का ध्यान देना। देखो अब यहां पर ध्यान देना, n2 यानी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां लाइट बाद में गई, n1 यानी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से लाइट जा रही यानी पहला मीडियम, जिधर से लाइट निकली, और n2 मतलब जिधर गई। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस में लाइट कहां से निकली है, इधर से निकली है और इधर गई है, यानी n2 से निकली है और n1 में गई है। तो ये क्या था, ये फॉर्मूले के हिसाब से n2 क्या है, जहां लाइट बाद में गई है, तो लाइट बाद में कहां गई है, n1 में, तो n2 जी क्या लिख देंगे अपन n1, फिर माइनस n1 यानी जहां से लाइट गई है। तो इस सरफेस में कहां से लाइट जा रही है, इस वाले मीडियम से, ये मीडियम क्या है n2, तो इसलिए यहां पर n1 की जगह आ जाएगा n2। सिमिलरली यहां भी हो जाएगा, जो n2 है वहां क्या है n1 और यहां क्या आएगा n2।
बराबर है। अब v और u की बात करें तो इस सरफेस के लिए v क्या है, ये सरफेस फाइनल इमेज बना रही है यानी i, तो ये क्या है जो एक्चुअल में इमेज डिस्टेंस है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, दैट इज v। तो यहां पर v के लिए क्या आ जाएगा हमारा v, और u के लिए क्या करेंगे, u यानी कि पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया था वो इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि पहले वाले का जो इमेज है उसका डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस कितना है v1, तो यहां पर u के लिए ले लेंगे हम v1, और यहां पर जो r है वो r क्या आएगा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसको हमने क्या ले रखा है r2। ये है इक्वेशन 2। अब धड़ाधड़ दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो फालतू चीजें कट जाएंगी, बाकी काम की चीजें रह जाएंगी। तो एडिंग 1 and 2, LHS ऐड कर रहे हैं फटाफट, देखो n2 by v1 माइनस n1 by u, फिर ये होगा n1 by v माइनस n2 by v1 इक्वल्स टू ये कितना है हमारा n2 माइनस n1 by r1, और ये है n1 माइनस n2 by r2, ये गया इसके साथ, तो ये बचा n1 by v माइनस n1 by u इक्वल्स टू, अब देखो ये n2 माइनस n1 है और ये n1 माइनस n2 है, अगर मैं इसको भी n2 माइनस n1 बनाऊं तो मुझे यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा क्या माइनस में। तो देखो लिख लेते हैं n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n1 बाई r2, सॉरी r2। अब देखो यहां से n1 कॉमन ले लिया तो हो गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u, एंड दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया तो आ गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। अब ये n1 यहां नीचे ले लेते हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसको कहा जाता है क्या, लेंस, नहीं 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 रुक जाओ, लेंस, इसको अभी हमने पूरा नहीं बनाया है, इसको भी कह सकते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखो होता क्या है, अगर इफ u इज टेकन एज इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो तुम्हें पता है कि अगर इंफिनिटी पर तो वहां सारी रेस पैरेलल आती हैं, सारी पैरेलल रेस जाकर फोकस पर मीट करती है, यानी इमेज कहां बनता है फोकस पे, तो इसलिए हमारा उस केस में v इक्वल टू क्या हो जाता है f, तो जहां v है वहां लिख दूंगा मैं f माइनस 1 बाई इंफिनिटी, एंड दैट इज व्हाट n2 माइनस n1 होल डिवाइड बाई n1, ठीक है, एंड दिस इज 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, तो ये हो गया 1 बाई f इज n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये कहलाएगा हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्यों इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि ये लेंस डिजाइन करने में काम आता है। हमारी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ इतनी है तो कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकर हम उस तरह का लेंस डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो बनता है लेंस यूजर्स फॉर्मूला। अब वो कैसे बनेगा, देखो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन ए, और ये जो हमारी इक्वेशन आई इसको हम बोल दे रहे हैं बी। अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग ए एंड बी, कंपेयर करो भाई, देखो ये RHS दोनों तरफ तो सेम सेम है, तो LHS भी सेम होना चाहिए, तो इसी हिसाब से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ आता है। ये कहलाता है थिन लेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर जो भी हमने लेंसेज कंसिडर किए हैं सब थिन है, या सिंपली लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, और नहीं तो इसे कहते हैं लेंस यूजर्स फॉर्मूला। क्यों लेंस यूजर्स फॉर्मूला, क्योंकि ये लेंस यूज करने वालों के काम में आती है, ठीक है। ये तो हमने 10th में पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, तो यूज करते टाइम इस फॉर्मूले का या मतलब यूज होता है जब हम लेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं, और जब लेंस की डिजाइनिंग करनी है तो देन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये बात हो गई हमारे लेंस की, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है पावर ऑफ लेंस के लिए क्या है कि देखो पावर के डेफिनेशन लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी ऑफ लेंस,
इज कॉल्ड पावर। कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं द टेंजेंट वैल्यू ऑफ द एंगल बाय विच a ray of light falling at unit distance from optical center of lens is deviated। ठीक है, अब ये क्या लफड़ा है? तो बेसिकली देखो, ये तो हमने ना 10th में पढ़ रखा था, 12th के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला सेट करता है, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा, मान लो ये एक लेंस लिया हमने, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, एक रे आई पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल रे जो है वो डेविएट होगी, बेंड होके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो मान लो इसको हमने बेंड करवा दिया, ये इसके फोकस से पास हो गई, ठीक है। एक्चुअली में इस रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर इस लेंस ने इसको बेंड करवा दिया, हाँ के ना। तो ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड करवाया, मान लो डेल्टा डिग्री बेंड करवाया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, मान लो h है, कितना है h, तो तुम देखो ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्या। तो अगर ये डेल्टा है तो ये वाला भी क्या बनेगा, हमारा डेल्टा ही बनेगा। इस हिसाब से मैं अगर tan डेल्टा निकाल लूं तो tan डेल्टा कितना आएगा, h थीटा इज tan थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है तुम्हारा, OF, यानी क्या है तुम्हारा फोकल लेंथ है, तो h अपॉन f आ जाएगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है, देखो टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल, उस एंगल की टेंजेंट वैल्यू, मतलब वो एंगल को tan फंक्शन में डाल दो, कौन से एंगल को, बाय विच अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर दूर, या बहुत बड़ा है तो 1 मीटर दूर, यूनिट डिस्टेंस। तो यहां से 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर दूर पर जो लाइट पड़ती है, उस लाइट को ये लेंस जितना डेविएट करवाता है, जितने एंगल से डेविएट करवाता है, उस एंगल को tan फंक्शन में डाल दो तो तुम्हें पावर मिल जाता है, ठीक है। तो टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल बाय विच अ रे लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज डेविएटेड। तो ये tan डेल्टा h बाई f। अब क्या बोला था, यूनिट डिस्टेंस की बात की थी, मतलब h को क्या लेना है 1, तो देन tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई f, और इस tan डेल्टा को हमने क्या बोला है, पावर बोला है, इसलिए पावर का फॉर्मूला आता है 1 बाई f। अब तुम देख लो कि पावर जो है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा। ऐसा ही यूनिट होता है पावर का हमारा क्या, डायोप्टर, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। कॉन्केव होगा तो नेगेटिव आएगा पावर, कॉन्केव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करता है। कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसलिए पावर भी नेगेटिव, कॉन्केव का फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए पावर भी पॉजिटिव, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। अब अगर हमने कुछ लेंसेस को कॉन्टेक्ट में रखा, हालांकि कई तरह के कॉन्टेक्ट्स आते हैं, मतलब कई तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, बट यहाँ कॉम्बिनेशन की बात की जिसमें कॉन्टेक्ट में रखा गया लेंस। तो पहले हम सिर्फ 2 लेंस का एग्जांपल लेते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, हमने इनको कॉन्टेक्ट में रखा, मतलब चिपका के रखा है, बराबर है। अच्छा, एक का फोकल लेंथ मान लेते हैं f1, दूसरे का मान लेते हैं f2। इसका फोकल लेंथ f1 मान दिया, इसका f2 बोल दिया, इस लेंस को L1 बोल दिया, इस लेंस को बोल दिया हमने L2, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये एक ऑब्जेक्ट, यहां से ये रे निकली, अब इस वाले ने ना, लेंस ने इसकी इमेज बनानी चाहिए थी यहां पर, तो ये बनता हमारा I1, पर हुआ क्या कि ये रे इस लेंस में भी पहुंची है, तो इस लेंस ने इसको दोबारा डेविएट करवाया, जिसकी वजह से इसकी इमेज बन गई यहां पर, यानी ये फाइनल इमेज बनी I, समझे। एक लेंस ने डेविएशन करवाया तो इमेज बननी थी I1, पर क्योंकि 2 लेंस थे तो दूसरे ने फिर से डेविएशन करवा दिया, फिर से अंदर की तरफ बेंड किया, तो फाइनल इमेज बनी I। अच्छा, अब यहां के हिसाब से पहला जो इमेज बन रहा था उसका डिस्टेंस बोल दिया हमने V1, जो एक्चुअली में इमेज बना है उसको हम क्या दे रहे हैं V। अब देखो मैं डिस्टेंसेस यहां से मापूं, यहां से मापूं या यहां से मापूं, मतलब इस वाले पॉइंट से कहीं का डिस्टेंस मापूं, इस वाले पॉइंट से मापूं या इस वाले पॉइंट से मापूं, इसमें से किसी भी पॉइंट से मापो डिस्टेंस सेम ही काउंट होगा। क्यों?
क्योंकि ये जो लेंसेज हैं हम कैसा एज्यूम करते हैं, थिन लेंसेज की बात करते हैं, थिक लेंसेज की नहीं। तो थिन लेंसेज में ये ओवरऑल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ से कैसे ही मापो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया, देखो ये v1 ये v, अच्छा, और ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा u, ठीक है। अब देखो सबसे अपन क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाले लेंस के लिए। तो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर L1, L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगर अपन, तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब v क्या है इस वाले लेंस के लिए, v क्या है, फर्स्ट लेंस का v क्या था, ये था ना, यानी पहला इमेज ये बन रहा था ना, तो यहाँ v की जगह क्या आ जाएगा v1, u तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही है, f यानी इसका फोकल लेंथ यानी कि f1, जिसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1। देन अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर L2, L2 के लिए लेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो इसके हिसाब से देखें तो फिर से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो जनरल फॉर्मूला होता ही है। इसके लिए v क्या है, ये तो फाइनल इमेज बना रहा है ना, तो इसका फाइनल इमेज ये है, तो इमेज डिस्टेंस क्या है v, तो v को अपन v ही रखेंगे। और u यानी इस लेंस के लिए u क्या है, अभी हमने स्फेरिकल सरफेस वाला क्या सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन। इस बार जो u होगा यानी कि जो पहले इमेज ने, सॉरी पहले लेंस ने जो इमेज बनाई थी, फर्स्ट लेंस की इमेज जो है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u की जगह हम क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे। तो ये हो गया, u की जगह लिख देंगे हम क्या, v1, और f की जगह क्या लिख देंगे अपन, f2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2, तो LHS LHS ऐड हो जाएंगे, 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये फिर बन गया 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। क्या मतलब हुआ कि अगर हमने दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखा है तो उनका ओवरऑल फोकल लेंथ अगर हमें निकालना है, मतलब दोनों को मिलाकर, ठीक है, कैसा फोकल लेंथ बनेगा वो निकालना है। या ऐसा भी कह सकते हो कि मैं इन दोनों लेंस को हटा देता हूं और इनकी जगह एक सिंगल लेंस यूज करता हूं, तो उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए जो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहे थे। इन दोनों का काम इकलौते लेंस से करवाना, सिंगल लेंस से, तो इन दोनों का जो फोकल लेंथ था उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लाना है, तो 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। यानी हमारा नया लेंस का फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब तुम देखो कि 1/f होता क्या है, तुम्हारा p होता है, तो हम इसको p लिख देते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2। इससे हमको पावर्स का भी रिलेशन मिल जाता है, मतलब दो लेंसेज को चिपका के रखो, एक का पावर p1 एक का पावर p2, तो इनका ओवरऑल पावर कितना हो जाता है, इन दोनों के सम के बराबर, ठीक है। या चाहो कि इन दोनों को हटा के एक सिंगल लेंस यूज करो जिसका पावर कितना हो, जितना इन दोनों मिलकर करते हैं उतना पावर अकेला उसका रखना है, तो कैसे बनाएंगे अपन, p1 प्लस p2 के बराबर का पावर रखना है, ठीक है। अब अगर कई लेंसेज होंगे, ये तो दो ही थे, अगर कई होंगे, मान लो 3 है तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 4 है तो 1/f4 तक जाना है, सिमिलरली पावर में भी जाना है वैसे ही। अच्छा, और मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन भी अगर हम देखें तो ये सिंपली लिख देते हैं m1 इंटू m2 अप टू जितना भी आएगा, ठीक है। अगर 2 है तो 2 ही लिखना है, और अगर 10-12 है तो वहां तक जाना है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी काम आएंगे और 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लाइट प्रिज्म से पास होती है तो किस तरह से रिफ्रैक्ट करती है, कैसे उसका आगे का पाथ होता है, ये हम करेंगे। ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक मैं बात करूं सीबीएसई के लिए भी और गुजरात बोर्ड के लिए भी। सीबीएसई के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से ना हर बार कोई भी पेपर आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, हर बार के पेपर में यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट रे दे देते हैं, बोलेंगे इसके आगे का पाथ आपको बनाना है कि आगे ये पाथ का मतलब रे कैसे ट्रैवल करेगी, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेविएशन एंगल के क्वेश्चंस आते हैं, और डेरिवेशन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लंबा डेरिवेशन है, 2 पार्ट में है, ठीक है। तो कभी आधा डेरिवेशन पूछते हैं, कभी कभी पूरा डेरिवेशन पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म का मतलब फ्रंट व्यू लेंगे तो कैसा दिखेगा, वो ट्रायंगल दिखेगा। इसका कलर ले लेते हैं भैया, कलर चलो ये रख लेते हैं,
तो ये आ गया हमारा प्रिज्म। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि इनके एंगल्स वगैरह हमें क्लियरली दिखाई दे। अब फिर से, तो ये हमारा, यहां से हम ले रहे हैं इंसिडेंट रे। ठीक, इस सरफेस पर जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब सोचो ये रे यहां से आगे जाएगी, तो यहां पर था क्या तुम्हारा एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चलो एन सीधा लिख देते हैं 1। बाद में ये प्रिज्म कहां चला गया तुम्हारा, इसमें सॉरी कुछ भी बोल रहा हूं मैं, ये जो इंसिडेंट रे है अब ये कहां गई है, इस वाले प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, मान लेते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा n। ठीक है, प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रिज्म नॉर्मल तौर पर ग्लास वगैरह का बनाया जाता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही होगा। तो जो लाइट है हमारी वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुई है, तो वैसे तो इसे एक्चुअली में चले जाना चाहिए था, कैसे, इस तरह से सीधा निकल जाना चाहिए था। ठीक है, बट क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में एंटर हुई है तो ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, जाना ही चाहिए था, नॉर्मल ये है ना, तो इस तरफ बेंड होगी, तो ये रे निकलेगी कुछ ऐसे। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर भी एक नॉर्मल बनेगा, तो ये नॉर्मल हम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल। अब यहां पर जो रे है वो कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर में। वैसे तो सीधा ऐसे निकलती, पर क्योंकि डेंसर से रेयरर गई है तो नॉर्मल से दूर बैंड होगी, यानी इस तरफ बैंड होगी, तो रे ऐसे निकलेगी। अरे भाई तुम नहीं जाओ, तुम जाओ, चलो, तो ये ऐसे निकल गई। अब देखो इसमें क्या क्या है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जो ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे मतलब जो फाइनली बाहर आ गई है प्रिज्म से, इसका जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, इसको हम कहेंगे इमर्जेंस एंगल, यानी कि ई। अब देखो यहां पर एक रिफ्रैक्शन हुआ था, इंसिडेंस एंगल ये था, तो कुछ रिफ्रैक्शन एंगल होगा, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ एंगल बना दिया, इसको हम कह दे रहे हैं R1। और सिंपल रखने के लिए देखो यहां के लिए ये तो इंसिडेंस एंगल होगा, ये रे यहां आकर इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, तो ये तो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए, इसको हमको आई लिखना चाहिए, पर हम इसको आई ना लिख के R2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखवा रहा हूं, एग्जैक्टली अब ये क्या क्या नाम दिया है वो तो आपके ऊपर है यार, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, बट मैंने R1 R2 दे दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल लगता है। प्रिज्म को भी कुछ नाम दे देते हैं अपन, A, B और C। ठीक है, अच्छा, और कुछ बाकी रह गया क्या, तो हमें रिफ्लेक्शन इन सब का रिलेशन निकालना है। ओके, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारी रे एक्चुअली में यूं जा रही थी, ओरिजिनल पाथ था उसका ये, पर वो गई कैसे है, 2 बार डेविएशन होने की वजह से इस तरह से निकल गई। तो हम इसको अगर पीछे एक्सटेंड करवाएं यहां तक, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है डेविएशन एंगल, डेल्टा डेविएशन एंगल है ये। तो ये था मेरा ओरिजिनल पाथ, इसको अलग कलर में लिख देते हैं, ये ओरिजिनल पाथ था, और ये जो रे निकली है एक्चुअल में, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ जहां जाना चाहिए था और एक्चुअल पाथ जहां गई है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये यहां से इतना डेविएट हुई है ना, तो इसी को कहते हैं हम डेविएशन एंगल। ठीक है, अब हम यहां पर आगे थोड़ी सी कथा करेंगे। देखो बच्चों, मैं जितने भी डेरिवेशन यहां करवा रहा हूं सब शॉर्ट शॉर्ट में करवा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, अब ये आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है। देखो सीबीएसई में बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे, काम काम की इक्वेशंस लिख लेते हो, वो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बट स्टेट बोर्ड जैसे गुजरात बोर्ड की बात करो तो वहां थोड़ा बकायदा स्टेटमेंट्स अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको जब फाइनल आंसर्स लिखोगे तो बहुत डिटेल में अच्छे से, मतलब डिटेल में लिखने का मतलब समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट्स भी लिखना है कि ये क्यों लिखा, ये कहां से आया, सब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, और बाकी इतना भी लिख दोगे तो तुमको समझ लो मेजोरिटी मार्क्स मिल ही जाएंगे। जो बच्चे जिनको फिजिक्स में बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारा सोच समझ के मतलब बना नहीं पाते हैं, तो तुम जितना लिखवा रहा हो उतना भी लिख दोगे, तुम्हारे मुश्किल से आधे 1 मार्क्स कटेंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। बाकी फुल मार्क्स मतलब समझ लो 4 में से 3 तो मिल ही जाएगा, 3 में से 2.5 तो मिल ही जाएगा, 2 तो मिल ही जाएगा। चलो अब बात करें, आगे कथा बढ़ाते हैं। तो देखो ये जो है ना, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं अपन। ये पॉइंट को क्या नाम दे दूं, कुछ नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल P, इसको बोल देता हूं Q, और इसको बोल देता हूं क्या, R बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल जो है APQR, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना APQR। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी डेरिवेशन में, जरूरी है।
तो इसमें जब आप शुरू करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल लेना है, फिर एक्सटीरियर एंगल का रोल आएगा, मैं आपको बताता चलता हूं। चलो तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, APQR में एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल APQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल ARQ, चारों मिलाकर कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम, 360। एंगल ए को मैं ए ही लिखूंगा, प्रिज्म एंगल कहलाता है ये, ठीक है, ये जो एंगल है इसको हम प्रिज्म का एंगल कहते हैं, प्रिज्म एंगल। अब देखो APQ और ARQ, APQ और ARQ, ये APQ और ARQ 90-90 बनाएंगे, ये नॉर्मल था ना और ये भी नॉर्मल था, तो इसके तो परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये 90 और ये 90, तो यहां लिख देंगे A प्लस 90 प्लस 90 प्लस PQR के लिए क्या लिखूं, PQR कितना है हमारा, PQR नहीं पता, तो ऐसे लिख देता हूं एंगल PQR, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 360। अब ये A प्लस एंगल PQR बचेगा, ये 90-90 180 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 कितना बचेगा, एंगल 180। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। फिर अगर हम बात करें आगे, अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो पहले क्या याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल लेना है ये वाला, फिर दूसरा याद रखना है कि ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है PQR, इसमें हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल कौन सा, PQR, ये तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री होना चाहिए। ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है। अब इसको देखें और इसको अपन देखें, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें, PQR, यहां भी PQR, ठीक है, यहां 180 है, यहां भी 180 है, तो अब तुम बताओ A की जगह पर यहां पर क्या है, R1 प्लस R2 है, तो मैं अगर कंपेयर करूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा A, हाँ के ना। और नहीं पता चले तो क्या करो, ये A इधर भेज दो, PQR हो जाएगा 180 माइनस A, ठीक है। अब PQR हो गया 180 माइनस A, तो यहां पर डाल दो 180 माइनस A, ठीक है। फिर ये दोनों को उठा के यहाँ पे 180 प्लस में था, जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस था जाएगा प्लस हो जाएगा, कटपिट के इक्वल टू R1 प्लस R2 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3, बराबर है। अब क्या करेंगे, अब हमें डेविएशन एंगल का काम है, डेविएशन एंगल का रिलेशन लाना पड़ेगा। तो डेविएशन एंगल कहां बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब देखो डेविएशन एंगल को अगर मैं देखूं तो ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल के लिए डेविएशन एंगल एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। इसको भी कुछ नाम दे, देखो PQR दे रखा है हमने, इसको कुछ बोल देता हूं फॉर एग्जांपल S, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये PRS का ट्राइंगल PRS। अब इसमें अगर मैं देखूं तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा इस और इस एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। देखो ये ऐसे बना लेते हैं अपन थोड़ा अलग से, तो ये हमारा डेल्टा हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा R, तो डेल्टा इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स मिलेंगे कैसे हमको, अब ध्यान से देखो तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये R1 था, अच्छा, इसकी वैल्यू लाएंगे कैसे, ये जो है पूरा एंगल यहां से यहां तक ये कितना है, देखो ये स्ट्रेट लाइन रेड वाली, ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये दोनों ऐसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इस तरह का बन रहा है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे कि नहीं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये अगर I है तो ये पूरा भी कितना होगा I, हाँ कि ना। तो ये पूरा I है, ये हमारा R1 है, तो इस पूरे I में से मैं R1 माइनस करूंगा तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये जो एंगल है मेरा, ये हो जाएगा मेरा I माइनस R1, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल देखो, फिर से ये रेड वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन देखो, फिर से ये x बना रहे हैं, तो ये E और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये E है तो ये पूरा भी E होगा। अब ये अगर E है तो इसमें से सिर्फ ये निकालना है, कैसे मिलेगा, E में से ये R2, ये पूरे E में से ये R2 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ये मुझे मिलेगा कैसे,
E माइनस R2 से, ठीक है। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी इन दोनों के सम के बराबर, तो मैं लिख दूंगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम, ये डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, और ये दोनों माइनस माइनस में है ना, माइनस R1 माइनस R2, I प्लस E माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू 3 में हमने क्या निकाल रखी है, A, तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, इसकी जगह लिख देंगे A। कहां से लाया ये हमने, फ्रॉम 3। तो अब हमारा रिलेशन आ गया है A प्लस डेल्टा, ये A इधर ले लेते हैं, तो A प्लस डेल्टा इज I प्लस E, ये हमारा एक रिलेशन आया। तो कह सकते हैं कि हमारा 50% डेरिवेशन हो गया। तो कई बार हमें सिर्फ यहां तक पूछते हैं कि प्रिज्म एंगल, डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल के बीच का रिलेशन फाइंड करो फॉर अ प्रिज्म, ठीक है। तो यहां तक आपको निकालना है, जब इनका रिलेशन ऑब्टेन करना होगा तो यहां तक निकालना है। फिर जब मिनिमम डेविएशन का केस आएगा तो इसके आगे का स्टेप करना होता है, ठीक है। तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करते हैं वहां पर, ठीक है। तो यहां तक भी आएगा, गुजरात बोर्ड में यहां तक का डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, 2-2 मार्क्स में, सीबीएसई में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे अब मुझे थोड़ा उसका सहारा लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, कैसे चलते हैं, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, ये उठा के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। अब देखते हैं, सबसे पहले यहां पर जो अगला स्टेप हमें प्रोसीड करना है, उससे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। और वो ग्राफ किसका है, वो ग्राफ होता है हमारा डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल का, ठीक है। डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल का। तो डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, अब आप नोटिस करो, अगर मैं यहां पर एक इंसिडेंस एंगल की वैल्यू चूज करता हूं, ठीक है, यहां पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग डेविएशन एंगल ये बनेगा, बराबर है। अब इसको मैं सीधा ड्रॉ करूं, इसको नीचे ले आऊं, तो फिर एक और इंसिडेंस एंगल बनता है जिसके लिए डेविएशन एंगल सेम है, डेल्टा 1। समझ रहे हो, देखो ये इंसिडेंस एंगल, ये डेल्टा, मान लो ये इंसिडेंस एंगल है I1, इसके लिए डेविएशन एंगल हो गया डेल्टा 1। एक और इंसिडेंस एंगल है I2, इसके लिए भी डेविएशन एंगल डेल्टा 1 ही है। मतलब ये हुआ कि 2 अलग अलग इंसिडेंस एंगल पर सेम डेविएशन पॉसिबल है। मतलब ये जो रे हम भेज रहे हैं, हमने इतना एंगल इंसिडेंस रखा है, तो कुछ डेविएशन एंगल मान लो 30 डिग्री बना, तो हो सकता है कि एक और इंसिडेंस एंगल ऐसा आएगा जहां फिर से डेविएशन एंगल कितना होगा, 30 होगा। मतलब यहां तुमने 40 दिया था तो ये 30 आया था डेविएशन एंगल, फिर हो सकता है तुमने 60 रखा तभी भी डेविएशन एंगल यहां पर 30 आया हो। तो 2 अलग अलग इंसिडेंस एंगल के लिए सेम डेविएशन एंगल पॉसिबल है, ये कई जगह पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक केस ऐसा है, ये वाला केस देखो, यहां पर जो है हिलना नहीं, ये जो है, अरे यार फिर हिल गया, इसके केस में सिंगल इंसिडेंस एंगल के लिए एक डेविएशन एंगल पॉसिबल है, ठीक है। यहां पर 2 अलग अलग इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन एंगल नहीं है, एक ही इंसिडेंस एंगल और एक ही डेविएशन, मतलब यूनिक रिलेशन है यहां पर। इस डेविएशन एंगल को हम कहते हैं क्या, डेल एम। क्या कहते हैं, डेल एम, यानी मिनिमम डेविएशन। यानी जब डेविएशन मिनिमम होता है उस केस में इंसिडेंस एंगल 2 अलग अलग इंसिडेंस पर सेम ये एंगल बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही इंसिडेंस एंगल होता है, ठीक है। हालांकि वहां भी 2 होता है, बट दोनों समझ लो कि ना ओवरलैप हो जाता है, ज्यादा नहीं सोचना है। चलो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर I इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, E के बराबर। मतलब इंसिडेंस एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इमर्जेंस एंगल के बराबर। ये ध्यान रखना इस ग्राफ में से कि 2 अलग अलग इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन पॉसिबल है, पर जब मिनिमम डेविएशन होता है तब ऐसा नहीं होता है, तब इंसिडेंस एंगल किसके बराबर होता है, इमर्जेंस एंगल के। अब एक चीज और ध्यान दो कि अगर इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल सेम हो गए, अगर दोनों सेम हो गए, तो ये जो रे है, ये जो बीच में बन रही थी, ये इस बेस के यानी BC के एकदम पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और अगर ये एकदम बेस BC के पैरेलल हो गई तो ये R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहां वो केसेस लिखना है एट मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन अगर हुआ तो उस केस में इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंस एंगल एंड R1 विल बी इक्वल टू R2। और मान लेते हैं हम इसको, हम ले लेते हैं क्या, कुछ R ले लेते हैं, दोनों सेम है तो कुछ एक अलग सिंगल अल्फाबेट दे दिया इसको R। अब आगे हम फिर से इसमें प्रोसीड करेंगे, ये जो हमारा रिलेशन आया है इसके अंदर। तो अब क्या क्या करना है देखो, तो ये मिल गया। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर a प्लस डेल्टा, इसको कुछ नाम नहीं दिया था इक्वेशन को हमने, तो इसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल 4। तो 4 में से फ्रॉम 4 a प्लस डेल्टा m, ये डेल्टा है ना, तो अब अगर मिनिमम डेविएशन हुआ यानी डेल्टा m आया तो i और e है ना, ये i और e, तो i और e में e की जगह मैं फिर से i लिख सकता हूं क्योंकि i इज इक्वल टू e होता ही है यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के लिए। तो ये a प्लस डेल m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2i। तो यहां से i हो जाएगा हमारा a प्लस डेल m बाई 2। इसको कुछ बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ये i मिल गया। अब हम निकालेंगे क्या, r का रिलेशन। r का रिलेशन कहां से निकालेंगे हम, 3 से। तो फ्रॉम 3 में देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू A था। मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 इक्वल होते हैं और दोनों को हमने क्या बोल दिया है, R बोल दिया है। तो 3 में जहां R1 है उसको भी R लिख दिया, R2 को भी R लिख दिया एंड दैट इज इक्वल टू A। सो 2R इज इक्वल टू A, सो R इज व्हाट, A बाई 2। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल मिल गया। अब तुम समझे हमने ये क्यों निकाला, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल सेपरेट लिस्ट निकाला क्योंकि हम लगाएंगे क्या, स्नेल्स लॉ। क्योंकि जब मिनिमम डेविएशन का केस आता है, इस केस में हमें क्या फाइंड करने के लिए देते हैं, हमें फाइंड करने के लिए देते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ लगाना है तो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। तो आई निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब चलते हैं स्नेल्स लॉ पर। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, इस वाली सरफेस पे लगा देते हैं एट सरफेस ए बी सरफेस पे लगाएं तो क्या होगा, देखो यहां पर पहला जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। तो n1 क्या था, 1 था, एयर था, इसलिए sin i की वैल्यू कितनी है, a प्लस डेल m बाई 2 एंड n2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले रखा था उसका n, एंड दिस इज sin r, और r को लिख सकते हैं हम क्या, a बाई 2। तो यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के केस में। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक केस आता है स्पेशल केस थिन प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म की अगर हम बात करें तो थिन प्रिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें ए इज वेरी स्मॉल, प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होता है, यानी ये जो ए था हमारा, ठीक है, ये ए ये काफी कम होता है, पतला प्रिज्म के लिए ए बहुत स्मॉल होगा। और स्मॉल होगा मतलब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर देखो, अब अगर ए स्मॉल है तो डेल एम भी स्मॉल होगा, ठीक है, यानी ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा। और अगर एंगल छोटा होता है, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा हो जाएगा। वैसे ए बाई 2 के लिए होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं n इक्वल्स टू साइन हट जाएगा, खाली बचेगा a प्लस डेल एम बाई 2 एंड ये हो जाएगा a बाई 2। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं साइन साइन काट देते हैं, कटा नहीं है भाई, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, वो लिखा है, ऐसे साइन नहीं कटता है, ठीक है, मैथ्स के साथ अत्याचार मत करना। ये 2 और 2 कट जाएगा तो n इक्वल्स टू बचेगा a प्लस डेल एम बाई a। अब दोनों को डिवाइड कर दें अपन a से, तो ये बनेगा 1 प्लस डेल एम बाई a इक्वल्स टू n। अब चाहें तो ये ले लेते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू डेल एम बाई a, तो a यहां चला जाएगा तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी a इंटू n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आ गया मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करने का। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा जब प्रिज्म थिन दिया होगा, ध्यान रखना किसी भी जगह मत लगा देना, ठीक है। अगर कुछ और जगह पर डेविएशन एंगल पूछा है तुम्हें, बोला नहीं है कि प्रिज्म थिन है,
या फिर प्रिज्म का एंगल ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह का प्रिज्म एंगल दिया हुआ है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और अगर प्रिज्म थिन लिख के दिया है या प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री तक, 12 डिग्री तक दिया हुआ है, 15 डिग्री भी चला लेंगे, तो वहां तक आप उस केस में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, बड़े एंगल्स के लिए नहीं। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब सारी कहानी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूं पेपर आपके अच्छे जाएंगे। क्विक रिवीजन में इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो नई वीडियो लेके मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।